हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 6 to 10 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा भूगोल, सेट नंबर है 63। इससे पहले ऑलरेडी हमने 62 सेट करा रखे हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर इन सभी का PDF फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, वहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल है, गंगा के मध्यवर्ती मैदान में पाई जाने वाली चुना प्रधान जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जितने भी आज सवाल लिए गए हैं ये किसी ना किसी टीआरई में सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सवाल है यहाँ पे कि गंगा के मध्यवर्ती मैदान में पाई जाने वाली चुना प्रधान जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखना है, गंगा के मध्यवर्ती मैदान में पाई जाने वाली चुना प्रधान मृदा को भाट कहा जाता है। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है, ध्यान रखना है। इसके अलावा ध्यान रखना है कि पूर्वी सरयू पार क्षेत्र में यह मिट्टी बहुतायात में पाई जाती हैं, अर्थात बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। बिहार के मध्य पश्चिमी भाग में भी भाट मिट्टी की अधिकता है। ठीक है, कहाँ पे? बिहार के मध्य पश्चिमी भाग में। इस मिट्टी में चूना पत्थर के साथ साथ जैव पदार्थ भी पाए जाते हैं। बात करें यहाँ पे रेह मिट्टी के बारे में, तो ये एक मिट्टियों का प्रकार है जिसका विस्तार आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब आदि राज्यों में। ठीक है, शुष्क भूमि जो क्षेत्र होता है वहाँ पे ये देखने को मिलती है रेह मिट्टी। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में जो दिए गए थे भाट, रेह और भूड, तो इन तीनों ऑप्शनों के बारे में जानना जरूरी है कि ये क्या है, कहाँ देखने को मिलता है, किस प्रकार की मिट्टी है। ठीक है, सवाल यहाँ से बन सकता है कभी आगे आने वाले एग्जाम में। ठीक है, ध्यान रखना है। रेह मिट्टी कड़ी, नमकीन और क्षारीय प्रकृति की होती है। रेह मिट्टी अनुपजाऊ मिट्टी, महीन रेत जैसी मृदा होती है जो सफ़ेद रंग की होती हैं। ठीक है, बात करें भूड का, तो भूड से तात्पर्य एक विशेष प्रकार के बालू के देशों से है। या ढेर बांगर भूमि क्षेत्र में कहीं कहीं पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, प्राचीन जलोढ़ मिट्टियों का क्षेत्र बांडिंद का मैदान स्थित है। ठीक है, ये भी सवाल पूछा गया, ध्यान रखिएगा। प्राचीन जलोढ़ मिट्टियों का क्षेत्र बांडिंद का मैदान स्थित है, कहाँ स्थित है ये आपको बतानी है। तो ध्यान रखना है, यहाँ पे प्राचीन जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र बांडिंद का मैदान गंगा तथा संकोच नदी के मध्य में स्थित है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है, ध्यान रखना है। प्राचीन जलोढ़ मिट्टी का जो क्षेत्र बांडिंद का जो मैदान है ये आपको गंगा तथा संकोच नदी के मध्य में देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बांडिंद बांग्लादेश के पश्चिमोत्तर भागों और पश्चिम बंगाल राज्य के उत्तर मध्य में स्थित एक भौगोलिक क्षेत्र है। ठीक है, बांडिंद जो है ना आपका, ये बांग्लादेश के पश्चिमोत्तर भाग और पश्चिम बंगाल राज्य के उत्तर मध्य में स्थित एक ये भौगोलिक क्षेत्र है। क्षमा चाहूँगा कि यहाँ पे मैप हम नहीं ले पाए। ठीक है, क्योंकि आज थोड़ा सा मेरा बिजी शेड्यूल था। ठीक है, खैर नेक्स्ट में हम कभी कोशिश करेंगे इसको और अच्छे तरीके से डिफाइन कर दें। ठीक है, बाकी ध्यान रखना है कि बांडिंद को ही बरिंग गंगा भी कहते हैं। पद्मा और ब्रह्मपुत्र जमुना के नाम से जो संगम स्थल है ना, वहाँ पे पश्चिमोत्तर में ये स्थित है। ये बांडिंद जो है ना, ये बरिंद ये गंगा पद्मा, जो गंगा पद्मा के नाम से जानते हैं, और ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जानते हैं। तो यहाँ के जो संगम जहाँ पे होता है ना, वहाँ पे ये पश्चिमोत्तर में ये स्थित है, ये बांडिंद। ठीक है, इसके किनारे महानंदा पश्चिम और करटहा, ठीक है, पूरब नदी के बाढ़ के मैदान है ये। और ये दोनों नदियाँ क्रमशः गंगा और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, तो सबको पता होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, नोकरेक किस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। नोकरेक किस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। सवाल को थोड़ा सा बदला गया है, ध्यान रखिएगा। पूछा गया था टीआरई में कि नोकरेक किस राज्य में स्थित है, हमने यहाँ पे सवाल पूछा है नोकरेक किस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। गारो, खासी, जयंतिया, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सवाल टीआरई में पूछा गया था कि नोकरेक चोटी किस राज्य में स्थित है। मेरा सवाल है नोकरेक किस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। और ये भी बताते चलिएगा साथ साथ में किसकी ऊंचाई कितनी है, नोकरेक की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, नोकरेक जो है ना, ये गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, गारो पहाड़ी का, अर्थात यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा इसकी ऊंचाई है 1515 मीटर। ठीक है, 1515 मीटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये भी याद रख सकते हैं, नोकरेक नेशनल पार्क को 1986 में स्थापित किया गया था। नोकरेक एक संरक्षित जैवमंडल क्षेत्र भी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। हाँ, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण है अपने आप में। मेघालय का सबसे ऊंचा चोटी शिलांग चोटी है। ठीक है, और मेघालय में ये गारो होना चाहिए था। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। ठीक है, ये गारो होना चाहिए था, क्षमा चाहूँगा।
मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी अवस्थित है और ये यहाँ पे देखेंगे कि ये प्रमुख जनजाति का नाम भी है, ये है ना, गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है, मेघालय में। चलिए अगला सवाल लेते हैं। चलिए अगला सवाल है, राजस्थान के नागौर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर राष्ट्रीय स्तर पर किस खनिज का 80% से अधिक उत्पादन करते हैं? सवाल है, राजस्थान के नागौर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर राष्ट्रीय स्तर पर किस खनिज का 80% से अधिक उत्पादन करते हैं? जिप्सम का, पोटास का, खनिज तेल का, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखना है, राजस्थान के नागौर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो यहाँ पे जिप्सम और पोटास का 80% से अधिक उत्पादन किया जाता है, ठीक है, अर्थात यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वैसे हम बात करें, देश में पोटास का अधिकांश आयात किया जाता है, देश में पोटास का अधिकांश आयात किया जाता है और भारत में सर्वाधिक पोटास का भंडार राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है। चलिए बाकी ध्यान रख सकते हैं यहाँ पे। चलिए ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि सीसा का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? सवाल है, सीसा का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, ठीक है। तो याद रखना है, सीसा का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान राज्य में होता है, ठीक है। यहाँ पे सही आंसर होगा ई ऑप्शन, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पोटास का खपत सर्वाधिक कृषि क्षेत्र में होता है, ठीक है, यह पता होना चाहिए। और राजस्थान का जिप्सम उत्पादन में देश का एकाधिकार है, अर्थात हम कह सकते हैं जिप्सम का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में होता है, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा, बीकानेर, हनुमानगढ़ ब्लॉक पोटास उत्पादन में शुरुआत की गई थी, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, बूढ़ी गंडक एवं कोसी द्वाब की मुख्य कृषि फसलें कौन सी हैं? ये भी सवाल पूछा गया था टीआरई में, ध्यान रखिएगा। बूढ़ी गंडक एवं कोसी द्वाब की मुख्य फसलें कौन सी हैं? चावल, गेहूं, मक्का, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, बूढ़ी गंडक एवं कोसी द्वाब की मुख्य फसलें हैं चावल, गेहूं, मक्का, अर्थात यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है, ध्यान रखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। वैसे बात करें तो इस क्षेत्र में चावल, गेहूँ, दलहन और मक्का आदि मुख्य फसलें हैं, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, बिहार के लगभग 59% भूभाग पर खेती किया जाता है, कितना? 59% पर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये भी याद रख सकते हैं कि बिहार का सर्वाधिक क्षेत्रफल पर चावल की खेती किया जाता है और बिहार में दूसरी सर्वाधिक क्षेत्रफल बोई जाने वाली ये फसल गेहूँ है, ठीक है। बिहार में दूसरी सर्वाधिक क्षेत्रफल बोई जाने वाली फसल कौन सी है? गेहूँ है। और चावल और गेहूँ का उत्पादन बिहार में सर्वाधिक होती है, ठीक है। सवाल अच्छे से सुनिएगा, हमने क्या कहा, सवाल नहीं मतलब स्टेटमेंट हम कह रहे हैं कि चावल और गेहूं का उत्पादन बिहार में सर्वाधिक होता है, अर्थात जो भी फसल उगाई जाती है बिहार में उसमें से चावल और गेहूं सर्वाधिक होता है। ये मत कहिएगा कि पूरे भारत में सर्वाधिक बिहार में हो रहा है, ये मत समझ लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दोआब, ये वाला कोसी था ना, हाँ कोसी दोआब, ये वाला कोसी दोआब ये दिख रहा है, ठीक है। दो नदियों के बीच का जो छात्र क्षेत्र होता है उसे दोआब कह रहे हैं यहाँ पे, ये वाला दोआब है। और यहाँ पे देखेंगे बूढ़ी गंडक वाला ये जो पार्ट दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे पूछा गया था कि यहाँ पे कौन सी फसलें मुख्य फसल कृषि फसलें हैं, तो चावल, गेहूँ, मक्का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर वास्तविक वन विस्तृत है, यानी कि फैला हुआ है? दिए गए ऑप्शन में बताना है, तो ध्यान रखना है यहाँ पे कोई भी आंसर सही नहीं है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, सही आंसर होगा ई ऑप्शन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 7.76% वन का आवरण है, ठीक है। अगर पूछा जाए कितना वर्ग किलोमीटर में, तो याद रखना है 7.299 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वहीं बात करें बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ किस जिला में, तो कैमूर जिला में है। बात करें पूरे भारत में कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कुल वन कितना है, तो 24.62% है। अगर पूछा जाए आपसे कि भारत में सर्वाधिक वन का प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, वन का प्रतिशत के हिसाब से, तो आप देखेंगे कि मिजोरम में 84.53% के आसपास देखने को मिलेगा। वहीं पूछा जाए क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज़्यादा वन कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। वहीं बात करें हम लोग कि सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो वन है, जो कम है, कहाँ है, किस राज्य में है, तो ये हरियाणा में है, ठीक है। तो भारत में सबसे कम वन क्षेत्र हरियाणा राज्य में स्थित है, ये ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए बाकी सब कुछ यहाँ दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना का वर्ष कब का है? अर्थात बताना है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। तो ध्यान रखना है, वाल्मीकि नेशनल पार्क की स्थापना 1978 ईस्वी में की गई थी। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। वैसे बात करें हम लोग तो यह नेशनल पार्क
पश्चिम चंपारण में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अच्छा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या कितनी है? 54 है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि भारत का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को बनाने की योजना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, कोसी बांध परियोजना का अंग नहीं है, बताना है दिए गए ऑप्शन में कौन सा कोसी बांध परियोजना का अंग नहीं है। तो आप देखेंगे जब हम बिहार स्पेशल देख रहे थे तो वहाँ पे हम पढ़ा रहे थे, जब कोसी परियोजना, ये माफ़ कीजिएगा, बहुउद्देशीय परियोजना या फिर नदी घाटी परियोजना लेकर के जब आए थे तो वहाँ पे बताए थे कि कोसी बांध परियोजना में ये तीनों आते हैं, हनुमान नगर और उदक बांध, पूर्वी कोसी नहर, पश्चिमी कोसी नहर। ठीक है, ये तीनों देखेंगे कि कोसी बांध परियोजना से ही संबंधित है। ये तीनों नहरें यहाँ से निकाली गई हैं, अर्थात यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त, माफ़ कीजिएगा ई ऑप्शन हो जाएगा ना। पूछा है अंग नहीं है तो ये तीनों है ना, तो ई ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, यही बात कर लो, कोसी बांध परियोजना के लिए समझौता कब हुआ था भारत और नेपाल के बीच में? तो 1954 में किया गया था। ठीक है, और कोसी नदी कहाँ से निकलती है? तो नेपाल के गोसाई स्थान से निकलती है। ठीक है, ये भी याद रख सकते हैं कि कोसी नदी प्रोजेक्ट का उद्देश्य, जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्ट है, वो क्या है? बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, भूमि संरक्षण आदि है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। यहाँ से बहुत सारे सवाल बनते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर ये देखना चाहते हैं, पूरा डिटेल्स देखना चाहते हैं तो वो मेरी परियोजनाओं से संबंधित वाला जो वीडियो है वो जहाँ का जगह देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ सबका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे सवाल यहाँ से बनते हैं इस टॉपिक से। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि बिहार में रेशमी वस्त्र बनाने के मुख्य केंद्र स्थित है। बिहार में रेशमी वस्त्र बनाने का मुख्य केंद्र कहाँ स्थित है? भागलपुर में, पटना में, चंपारण में, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, बिहार में रेशमी वस्त्र बनाने का प्रमुख केंद्र भागलपुर में है। ठीक है, भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। भागलपुर में तसर रेशा का उत्पादन होता है। तसर साड़ी के लिए भागलपुर विख्यात है, ये भी याद रखना है। ठीक है, वैसे बात करें भारत में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन का किस राज्य में होता है? तो ये कर्नाटक होगा। ठीक है, रेशम का अध्ययन को क्या कहा जाता है? सेरिकल्चर कहा जाता है। और रेशम का जन्मभूमि कहें तो कौन सा देश है? चीन है। ठीक है, ये भी याद रख सकते हैं कि चीन रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और निर्यातक देश भी है। ठीक है, वहीं बात करें भारत के बारे में तो भारत का रेशम उत्पादन में दूसरा स्थान है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर ए ऑप्शन लेकर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन किस राज्य में होता है? ठीक है, तो इसका आंसर हम बता चुके हैं, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, पहले बता दिए थे। ठीक है, तो भारत में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन होता है कर्नाटक में। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि बिहार स्थित डालमिया नगर के मुख्य उद्योग कौन सा है? बिहार में स्थित है डालमिया नगर, जो कि शायद रोहतास में है ना। तो बताना है कि वहाँ का मुख्य उद्योग क्या है, दिए गए ऑप्शन में आपको बतानी है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, बिहार स्थित डालमिया नगर के मुख्य उद्योग हैं कागज उद्योग, सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग और वनस्पति तेल उद्योग। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन आपको ए में दिख रहा होगा आई थिंक। ठीक है, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना है, डालमिया नगर बिहार के रोहतास जिले में सोन नदी के किनारे डेहरी ऑन सोन में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, रोहतास शुगर लिमिटेड का स्थापना कब किया गया था? ठीक है, सवाल पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, रोहतास शुगर लिमिटेड का स्थापना कब किया गया था? तो ध्यान रखना है, रोहतास शुगर लिमिटेड का स्थापना 18 मार्च 1933 को किया गया था। ठीक है, तो सही आंसर होगा यहाँ पे ए ऑप्शन। बाकी 1938 और 1939 अपने आप में महत्वपूर्ण है, आइए देखते हैं इनको भी। तो ध्यान रखिएगा, डालमिया नगर में 4 अप्रैल 1939 को राजेंद्र प्रसाद द्वारा रोहतास उद्योग समूह परिसर में देश के सबसे बड़े कागज कारखाना का उद्घाटन किया गया था। डालमिया नगर के औद्योगिक शहर की स्थापना उद्योगपति रामकृष्ण डालमिया ने किया था। यह नगर 20वीं शताब्दी के तीसरे दशकों में स्थापित महत्वपूर्ण उद्योगों के विख्यात हुआ। उद्योगों के, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है। ठीक है, चलिए जो भी है थोड़ा सा देख लीजिएगा, उद्योगों के विख्यात हुआ था, के रूप में विख्यात हुआ था, कुछ ऐसा होना चाहिए था। 18 मार्च 1933 को रोहतास शुगर लिमिटेड की स्थापना किया गया था। ठीक है, मार्च 1938 में देश के सबसे बड़े सीमेंट कारखानों में से एक डालमिया नगर सीमेंट कारखाना का उद्घाटन 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ये इंपॉर्टेंट है अपने आप में, किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस। कब किया था? 1938 में। ठीक है, डालमिया नगर सीमेंट कारखाना का। ठीक है, डालमिया का सीमेंट शायद अभी भी ये मार्केट में है ना आई थिंक।
चलिए अगला सवाल लेते हैं। अपना घर बनाएंगे तो फिर सीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, फिर बताएंगे आप लोगों की सीमेंट अभी आ रहा है कि नहीं। ठीक है, फिलहाल अभी झोपड़ी में रह रहे हैं, आप लोग की दुआ होगा बहुत जल्दी घर बना लेंगे अपना। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। बिहार के हाजीपुर में रेलवे के कौन से क्षेत्र का मंडल मुख्यालय है? ठीक है, सवाल क्या है कि बिहार के हाजीपुर में रेलवे के कौन से क्षेत्र का मंडल मुख्यालय है? ठीक है, पूर्वी मध्य रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। आई थिंक ये आपके लिए बहुत आसान सा सवाल मिल गया। ठीक है, आंसर आप आसानी से बता सकते हैं। तो ध्यान रखना है बिहार के हाजीपुर में, है ना, बिहार के हाजीपुर में रेलवे के पूर्व मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय है। पूर्वी मध्य रेलवे का, पूर्वी मध्य रेलवे कहाँ दिख रहा है? ए ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये भी ध्यान रखिएगा कि पूर्वी मध्य रेलवे जोन की स्थापना 2010 में किया गया था। याद रहेगा, पूर्वी मध्य रेलवे जोन का स्थापना 2010 में किया गया था। ठीक है, चलिए पूर्वोत्तर रेलवे के बारे में बात करें तो पूर्वोत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय गोरखपुर में है। ठीक है, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है। ठीक है, याद रहेगा। और वहीं बात करें उत्तर रेलवे का मुख्यालय तो दिल्ली में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। और ये भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन भी है। कौन सा? उत्तर रेलवे, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। ठीक है, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। बाकी सारा डेटा यहाँ लिखा ही है, आप देख सकते हैं, PDF आपको दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वहाँ से आप रीड कर लीजिएगा एक बार। चलिए अगला सवाल है, या फिर वीडियो को पॉज करके यहाँ से पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है कि बुद्ध सर्किट मार्ग में सम्मिलित बिहार के मुख्य स्थान कौन सा है? बुद्ध सर्किट मार्ग में सम्मिलित बिहार के मुख्य स्थान कौन सा है? तो ध्यान रखना है यहाँ पे, अब देखेंगे बिहार में बौद्ध सर्किट में बोध गया, नालंदा, राजगीर, वैशाली, कहलगांव, पटना आदि शामिल है। ठीक है, तो आप देखेंगे सभी ऑप्शन यहाँ दिख रहा होगा, अर्थात यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बिहार में बौद्ध सर्किट में बोध गया, नालंदा, राजगीर, वैशाली, कहलगांव, पटना आदि शामिल है। ठीक है, वहीं बात करें जैन सर्किट में तो इसका नाम आप नोट कर सकते हैं। बिहार में जैन सर्किट का प्रमुख स्थान कौन कौन सा है? तो एक तो पहला आपका वैशाली है। ठीक है, दूसरा आपका नालंदा है, इसके बाद आपका जमुई है। ठीक है, ये 3 जिला का नाम आप याद रखिए। ठीक है, ये सभी देखेंगे कि बिहार में जैन सर्किट के प्रमुख स्थल हैं। कौन कौन? वैशाली, नालंदा और जमुई। ठीक है, बिहार में रामायण सर्किट ही बनाया गया है। ठीक है, तो बिहार में रामायण सर्किट देखेंगे तो यहाँ बिहार में रामायण सर्किट, सूफी सर्किट, बौद्ध सर्किट, जैन सर्किट, साथ हेरिटेज, कल्चर और इको टूरिज्म के क्षेत्र बनाए गए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बिहार में रामायण सर्किट, सूफी सर्किट, बौद्ध सर्किट, जैन सर्किट के साथ साथ हेरिटेज, कल्चर और इको टूरिज्म के क्षेत्र बनाए गए हैं, ध्यान रखना है। तो आप लोगों का काम है रामायण सर्किट का ढूंढना, इसमें से कौन कौन सा जिलों को जोड़ा गया है। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पे जैन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये दिया गया है ये बुद्ध सर्किट का। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भारत में पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब किया गया था? भारत पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब किया गया था? इसे शॉर्ट बोलते हैं ITDC। ठीक है, ITDC बोलते हैं इसे शॉर्ट में। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो याद रखना है, भारत पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1966 में किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है कि यह पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के स्वामित्व वाली स्वायत्त का ये निगम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अर्थात कह सकते हैं ये पर्यटन मंत्रालय होता है ना, ये भारत सरकार के स्वामित्व में होता है, ये ध्यान रखना है सिंपली। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, बिहार के कैमूर क्षेत्र में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती हैं? बताना है, बिहार के कैमूर क्षेत्र में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती हैं? टाल मिट्टी, बलथर मिट्टी, तराई मिट्टी, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, बिहार के कैमूर क्षेत्र में बलथर मिट्टी पाई जाती है। कौन सा मिट्टी? बलथर मिट्टी पाई जाती है। बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। ठीक है, वैसे बात करें हम बिहार में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो बिहार में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखना है। वहीं बात करें तराई मिट्टी के बारे में, तो नेपाल के जो सीमावर्ती जो है ना, बिहार का जो सीमावर्ती जो क्षेत्र है, नेपाल और बिहार का जो सीमावर्ती क्षेत्र कह सकते हैं, जो सीमा बनाती है, उस एरिया में देखेंगे तराई मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, वहीं बात करें टाल मिट्टी के बारे में, तो ये बिहार के पटना, मुंगेर आदि जिलों में पाई जाती हैं। ठीक है, आप लोग बाकी जानते होंगे कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए बाकी यहाँ पे और भी कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य दिया गया, देख सकते हैं आप। बिहार के मध्य पश्चिम भाग में चूना प्रधान भाग में मिट्टी मिलती है। यहाँ पे बिहार के चंपारण जिले के उत्तर पश्चिम भाग में
पीडमोंट दलदली मिट्टी पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये सब अपने आप में महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? सवाल पूछा गया है टीआरई जो री एग्जाम हुआ था ना, टीआरई 3 का री एग्जाम हुआ था, इसमें पूछा गया था कि असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है। तो याद रखना है, असम घाटी में ब्रह्मपुत्र की नदी की लंबाई है 725 किलोमीटर। कितना? 725 किलोमीटर। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर। ठीक है, कितना? 2900 किलोमीटर है। ठीक है, वहीं बात करें गंगा की कुल लंबाई कितना है, तो 2525 किलोमीटर है। ठीक है, बिहार में देखेंगे तो 99 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये सभी थोड़ा थोड़ा फैक्ट को याद रखना चाहिए, है ना। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अच्छा, ये अगर हम बात करें कि ये ब्रह्मपुत्र नदी की भारत में कुल लंबाई कितनी है, ये तो कुल लंबाई होगी ना 2900 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की लगभग लंबाई कितनी है। तो याद रखना है, भारत में लगभग इसकी लंबाई है 916 किलोमीटर। ठीक है, याद रखनी है। फिर से हम बता दे रहे हैं, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में लगभग 916 किलोमीटर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, और ये भी याद रख सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत से होकर प्रवाहित होने वाली ये सबसे लंबी नदी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। चलिए अगला सवाल है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना का वर्ष है 1989, 1990, 1991। बताना है वाल्मीकि, है ना, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना का वर्ष कब का है। आई थिंक ये सवाल रिपीट हुआ है क्या, बताइए, याद नहीं आ रहा। तो ध्यान रखना है। ठीक है, वाल्मीकि नेशनल पार्क की स्थापना 1978 ईस्वी में किया गया था। तो यहाँ पे ये ई ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, रिपीट हुआ होगा तो इसके लिए क्षमा चाहूँगा। बाकी ध्यान रखना है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या कितना है, 54 है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं, और आज का इस सेट का आखिरी सवाल लेते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। भारत का 18वां रेलवे जोन साउथ कोस्ट रेलवे जोन है। ठीक है, भारत का 18वां रेलवे जोन साउथ कोस्ट रेलवे जोन है, जिसका मुख्यालय खालिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है? विशाखापट्टनम, भोपाल, कोलकाता, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, भारत का 18वां रेलवे जोन साउथ कोस्ट रेलवे जोन है, जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में स्थित है। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 18वां रेलवे जोन वर्ष 2019 में तत्कालीन रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा घोषित किया गया था। ठीक है, बाकी सब मुख्यालय विशाखापट्टनम है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी आप लोग प्यार बहुत दे रहे हैं, लाइक की जैसा नहीं कि आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक कर रहे हैं, मुझे विश्वास, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद दिल से देना चाहूँगा कि आप लोग इतना वीडियो को प्यार दे रहे हैं। ठीक है, इतना व्यू जा रहा है, अच्छा खासा, मतलब कम समय में आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, उसके लिए सभी को दिल से एक बार शुक्रिया, धन्यवाद। ठीक है, और दिल से दुआ है कि आप लोग इसी तरह मेहनत करते रहिए, मेहनत दिल से कीजिए, इतना मेहनत कीजिए कि इस बार माँ बाप का सपनों को पूरा कीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए, मेरी दुआएं यही हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है।